हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको बसंत पुस्तक क्लास 8 की हिंदी की बुक है, इससे आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पाठ लाख की चूड़ियाँ। ये एनसीईआरटी की बुक है बच्चों। तो चलिए इससे हम लोग लाख की चूड़ियाँ जो पाठ है, इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इसको लिखा किसने है। इसको लिखे हैं लेखक कामता नाथ। कामता नाथ की कहानी लाख की चूड़ियां शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रच से बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की कहानी है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला गया है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। बच्चों, बाकी चीजें, ज्यादातर चीजें हम लोग पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कहानी को कहानी रचना का इसका मुख्य उद्देश्य है शहरीकरण और मशीनीकरण के कारण गांव के लघु कुटीर उद्योगों के उजड़ने का वर्णन किया गया है। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी? इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मशीनी युग में भी हमें हाथ से बनी चीजों को अपनाना चाहिए, हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते आप लोगों से पढ़ने से पहले इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग एक पेंसिल निकाल लीजिए और अपनी बुक को आगे रख लीजिए बच्चों, ताकि आप लोगों को जहां भी कोई शब्द कठिन लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और कुछ कुछ ऐसे व्याकरण के शब्द होंगे जिन्हें मैं बताऊंगी और आप उसको अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। अब बच्चों, यहाँ पे आपने देखा होगा बीच बीच एक ही शब्द इस पूरे चैप्टर में जहां कहीं भी आएगा। आपको बता देती हूँ कि एक ही शब्द जब 2 बार आता है बच्चों तो उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा, और पुनरुक्त का मतलब होता है, पुनर का मतलब होता है दोबारा, उक्त का मतलब होता है कहा गया। दोबारा यानी एक ही शब्द को जब दोबारा कहा जाता है तो उसको पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। ये देख लीजिएगा बच्चों, आपके चैप्टर में जहां कहीं भी आए, जैसे एक एक आया हुआ है इसके ऊपर वाले में, तो
आप लोग उसको नोट करके पुनरुक्त शब्द युग्म का एक कॉलम बना लीजिएगा और व्याकरण के लिए इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बताती हूँ बच्चों। बीच बीच में पीता रहता, गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहकर कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। अब देखिए यहाँ भी बैठे बैठे आया है, ये भी पुनरुक्त शब्द युग्म है। जैसे करता है, देखता है, रहता है, इसमें ता शब्द लगा हुआ है बच्चों। बीतता, बीतना तो अलग चीज है, लेकिन ता जोड़कर ता प्रत्यय होता है। जब कर में हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह शब्द बदल जाता है। ये व्याकरण की शुरुआत है, इसलिए इस चैप्टर से पहला चैप्टर, इसलिए आपको मैं बता देती हूँ कि पुनरुक्त शब्द युग्म हो गया है प्रत्यय। जो अंत में लगता है, शब्द के अंत में, उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा है बच्चों, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जैसे प्रीफिक्स होता है उसको उपसर्ग कहते हैं इंग्लिश में, वैसे हिंदी में सफिक्स को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को अंत में जोड़ते हैं और सफिक्स को यानी अंत में जोड़ते हैं और प्रीफिक्स को पहले यानी उपसर्ग को पहले। इसको याद रखिएगा। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में भी तो इस सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आस पास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। देखिए चित्र भी है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो अभी कुछ सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, पर फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई
और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई, न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस- अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, मुझे आम खिलाना भूल गया था। तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतनी खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई।
गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। इस कहानी को कामतानाथ ने लिखा है। प्रश्नोत्तर है बच्चों इसमें। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो बचपन में लेखक, उत्तर है इसका। सॉल्यूशन है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की गोलियां बना करके देते थे, रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखिए। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय ही प्रचलित पद्धति पैसा है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, मशीनी युग ने अपने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? सॉल्यूशन है कि इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनके रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? सॉल्यूशन है, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आईं, अब वह बीमार रहने लगा। यहाँ पर व्याकरण देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए, भाषा संदर्भ देख लेते हैं। भाषा की बात है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। अगला है पॉइंट नंबर 2 है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। क्योंकि बदलू एक नाम है बच्चों, तो यह संज्ञा है
किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे लला, रज्जु, आम, कांच, गाय इत्यादि हैं, और जातिवाचक संज्ञा में चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ में ये तीनों प्रकार की संज्ञाएं हैं, उनको चुन करके लिखिए। अगला है पॉइंट नंबर 3 है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को बखत, उम्र यानी आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चाव का अर्थ है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा, और सलाख का अर्थ है सलाई, धातु की छड़। मुंगरी का अर्थ है गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक का अर्थ है पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत का अर्थ है माल की बिक्री। वस्तु का अर्थ है पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, विनिमय, वस्तु विनिमय का अर्थ है। अगला है कसर। कसर का अर्थ है घाटा पूरा करना, कमी को पूरा करना। नाजुक है, नाजुक का अर्थ है कोमल। और पगड़ी का अर्थ है सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, पाग। मरहम पट्टी का अर्थ है जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया का अर्थ है बच्चों बैठने के उपयोग में लाने वाली सुतली हाथ से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब का अर्थ है देख कर बात करना। डलिया का अर्थ है बांस का बना एक छोटा सा पात्र। और फगना का अर्थ है सजना या शोभा देना। चलिए बच्चों, इस चैप्टर को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। और ये अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो आपसे इतना जरूर कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेली एक नया वीडियो लेकर के आऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इसको शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।